Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, the Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम FSC पार्ट 1 की बुक बायोलॉजी को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 चैप्टर्स जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। आज हम बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस हवाले से आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले 2 चैप्टर्स हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत अच्छी सजेशंस और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जिसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और आप लोगों से हमेशा की तरह आज भी वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और हमारा ये सफ़र मज़ीद खूबसूरत होता चला जाए। तो बिला तख़ीर हम आपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे बुक का जो तीसरा चैप्टर है वो एंजाइम्स के हवाले से है। एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन और एंजाइम के हवाले से जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपने 9th क्लास में जो है वो पढ़ी हैं और इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर भी हम ऑलमोस्ट उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ डेफिनेटली डिटेल होगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल में होंगी और कुछ नई चीज़ें भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। और MCAT के हवाले से अगर हम बात करें तो एंजाइम का चैप्टर भी उसमें शामिल है, तो इस वाले से आपने बहुत अच्छे से इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो इसीलिए ये जल्दी ही हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बिला तख़ीर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, ये स्कीम ऑफ स्टडीज़ हैं जो मैंने बनाई हुई है और जिसके अकॉर्डिंग जो है मैं लेक्चर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली मतलब एकेडमीज़ के अंदर या जो इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट जहाँ पे मेरे लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे मैं इसी स्कीम के अकॉर्डिंग लेक्चर देता हूँ और आई एम सॉरी, लेकिन इसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़र्क आ भी जाता है। कई दफ़ा मतलब लेक्चर शॉर्ट हो जाता है, कई दफ़ा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर ये हम ऑनलाइन बायोलॉजी लवर्स की बात करें तो डेफिनेटली उसमें भी ये थोड़ा सा फ़र्क होगा, ठीक है जी, कि हम इसमें जो लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे वो डेफिनेटली वो लेक्चर शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं। तो इसलिए ये हमने यहाँ पे इसको 5 लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट किया है स्कीम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो डेफिनेटली आप तक लेक्चर्स डिलीवर होंगे वो ज़्यादा होंगे लेक्चर्स, क्योंकि हमने शॉर्ट लेक्चर बनाना होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो वो कोई फ़र्क आपको, मेरा ख्याल है इससे कोई इशू नहीं होगा और बल्कि ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो फिर कई दफ़ा इंसान बोर होना शुरू हो जाता है। तो शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर को मतलब तादाद बढ़ा देंगे लेक्चर्स की, लेकिन लेक्चर का जो साइज़ है वो हम इंशाल्लाह शॉर्ट ही रखेंगे जी। बिल्कुल, हम अपने आज के लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा, जिसमें हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Enzymes are the most important group of proteins which act as biocatalyst। आपने एंजाइम के इंट्रोडक्शन 9th क्लास में भी पढ़ा है और उसमें भी आपने यही पढ़ा है कि एंजाइम्स क्या है। एक्चुअली एंजाइम्स कैटलिस्ट्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन चूँकि ये कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले रिएक्शन में यूज़ होते हैं और तो इस वजह से हम इन्हें बायोकैटलिस्ट्स कहते हैं, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये वो कैटलिस्ट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म में यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम इनको बायोकैटलिस्ट कहते हैं। और बाई नेचर क्या है, बाई नेचर ये एंजाइम जो है
ये सब के सब प्रोटीन है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो डेफिनेटली अगर हम कहते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन है तो एंजाइम्स अमाइनो एसिड्स के ही मिलने से बनते हैं। अच्छा, और इसके अलावा हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि प्रोटीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है, क्वाटरनरी होती है। तो एंजाइम्स कौन से स्ट्रक्चर रखते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम जो है वो मोस्टली जो होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर रखते हैं। और दूसरी हमने एंजाइम की प्रोटीन की जो टाइप्स पढ़ी थी, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक हो गया, यानी कि ये दो बातें आपने एंजाइम की स्ट्रक्चर के हवाले से याद रखनी है कि एंजाइम्स के अंदर जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पाई जाती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है, और जो इसकी टाइप है प्रोटीन की, जो दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर है। क्लियर है जी। इसके अलावा एक्टिव साइट आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व नहीं होता, पूरे का पूरा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट ही केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो उस साइट को, उस रीजन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है जी, यानी किसी भी रिएक्शन में मुकम्मल एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एंजाइम का एक स्पेसिफिक पोर्शन, एक स्मॉल पोर्शन ही उसमें इन्वॉल्व होता है। उस स्मॉल पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। इसके बाद आगे आ गया जी सबस्ट्रेट। एंजाइम जिन सब्सटेंसेस पर काम करते हैं, या वो चीज़ें, वो स्ट्रक्चर्स, वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाती हैं और एंजाइम फिर उन पर रिएक्ट करते हैं और उन पर प्रोसेस करके उन्हें प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उन चीज़ों को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको इसके बारे में पहले से कॉन्सेप्ट है। आज हम चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो आप ऑलरेडी चीज़ें जो है 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है और इनको प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के अंदर हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। आपको ये तीनों डेफिनेशन आपने पढ़ी भी हुई हैं, आपको इनका इंट्रोडक्शन पहले से ही है, तो हम मज़ीद थोड़ा सा आज हमने इसको डिटेल के साथ देखा है। जी बिल्कुल, आगे चलेंगे हम। जी, ये आपके सामने स्लाइड है और इसमें आप एंजाइम की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो रहे हैं, और एंजाइम्स उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और एंड ऑफ रिएक्शन पर हमें वापस मिल जाते हैं। तो कैटलिस्ट तो कहते ही ऐसे सब्सटेंसेस को हैं, ऐसे केमिकल्स को हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हों, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो तो हमें एंड ऑफ रिएक्शन पर वापस मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों को आप केमिस्ट्री के अंदर भी कैटलिस्ट कहते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस रिएक्शन की स्पीड तेज़ हो जाती है, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हमें वो रिएक्शन के एंड पर वापस मिल जाते हैं। तो एंजाइम भी इसी तरह कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलेंगे हम। कोफैक्टर। देखिए, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो खुद ही काम कर लेते हैं, यानी उन्हें किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मोस्टली एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हेल्पर्स होते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन नहीं होते, तो इनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यानी इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली एंजाइम रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर प्रॉपर केमिकल रिएक्शन। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और उसको रिएक्शन करने में हेल्प कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़रूरी है एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसके पास कोफैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोफैक्टर अगर नहीं होगा तो सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता।
ये जो कोफैक्टर है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का काम करता है। ठीक है, आपने 9th क्लास में इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम मज़ीद उसको डिटेल के साथ और उसकी बेसिक हम केमिस्ट्री जो है वो समझ रहे हैं कि ये कोफैक्टर एक्चुअली क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। तो कोफैक्टर जो है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज की तरह काम करता है। एक तो इसकी ये इम्पोर्टेंस, दूसरा ये कई दफ़ा एंजाइम के लिए एनर्जी सोर्स के तौर पर भी काम करता है। एंजाइम को केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कई दफ़ा एनर्जी जो है वो उसको इन कोफैक्टर से जो है वो मिल रही होती है, जैसे NAD। ठीक है, ये NAD जो है ये आपको पता है कि ये एक कोएंजाइम है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, और ये जनाब एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स भी है। तो इस तरह बहुत सारे कोफैक्टर्स ऐसे हैं जो एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करते हैं। तो एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर का होना ज़रूरी है, क्योंकि कोफैक्टर के बगैर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली ये सारे एंजाइम्स में नहीं है, लेकिन मोस्टली एंजाइम में ये रिक्वायर्ड है। क्लियर है जी? ओके, आगे चलेंगे हम। एक्टिवेटर, ये जो कोफैक्टर्स हैं इनके आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेटर। एक्टिवेटर वही है जो कोफैक्टर, जिसे आप कह सकते हैं या आप ये कह लें कि ये बेसिक टाइप है कोफैक्टर की। ये डिटैचेबल पार्ट होता है। डिटैचेबल का मतलब ये है कि ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन जब ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन की तो उसी वक्त एंजाइम के साथ अटैच होता है, और जब केमिकल रिएक्शन को की ज़रूरत नहीं रहती या केमिकल रिएक्शन रुक जाता है तो ये उससे डिटैच हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। अब ये चीज़ एंजाइम के एक्शन को रेगुलेट करती है कि देखें एंजाइम का एक्शन जो है ये ऐसे नहीं है कि एंजाइम किसी बॉडी के अंदर या एंजाइम खुद ब खुद काम किए जा रहे हैं विदाउट एनी रेगुलेशन या विदाउट एनी चेक मैकेनिज़्म, ऐसा तो नहीं होता। डेफिनेटली एंजाइम के ये जो रिएक्शंस हैं इनके बाकायदा पूरी रेगुलेशन है, पूरा चेक एंड फीडबैक सिस्टम है इसके पास, जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो एक्टिवेटर हैं ये एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं, यानी कि जब एंजाइम के एक्शन की ज़रूरत है तब ये एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे, एंजाइम अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन जब उनकी वो फंक्शनिंग की ज़रूरत नहीं है, या आप ये कह लें इन अदर वर्ड्स कि जब एंजाइम का रुक जाना बेहतर है, तो उस वक्त ये उससे डिटैच हो जाएगा। तो इस तरह ये जो एक्टिवेटर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट्स को आप समझने की कोशिश करेंगे और एग्जांपल्स हम देखते हैं। बहुत सारे मेटल आयंस हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक। तो ये जो मेटल आयंस हैं, आपने 9th क्लास में सिर्फ यही पढ़ा है कि कोफैक्टर्स मेटल आयंस होते हैं, लेकिन आगे आपने उनकी टाइप्स नहीं पढ़ी। लेकिन यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो मेटल आयंस हैं एक्चुअली ये क्या है, ये एक्टिवेटर्स हैं। क्लियर हो रही है ना बात? और मैंने आपको क्या बात बताई है कि एक्टिवेटर्स क्या हैं, ये एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट भी करते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर नाम से ही जाहिर है कि एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले। तो ये वो आयंस हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, आगे चलेंगे हम। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर में दूसरी टाइप है हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्टैटिक ग्रुप ये वो कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं, या आप कह लें कि उनके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कर देते हैं। तो ये एंजाइम के साथ जो है वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं और ये उतरते नहीं हैं। ठीक है, यानी कि ये डिटैचेबल नहीं होते। तो इनको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप। ठीक है जी, तो ये कोफैक्टर की दूसरी टाइप आ गई जी, यानी कि ऐसे कोफैक्टर्स जो एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लें, उसके साथ टाइटली अटैच हो जाएं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो जाएं, उनको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास फ्लेविन। ठीक है, FAD, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड।
ये एक विटामिन है और ये विटामिन जो है ये प्रोस्टैटिक ग्रुप की एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि ये एंजाइम के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, उसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेता है और इस तरह उसके साथ स्ट्रोंगली उसके साथ जो है वो इसकी अटैच हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है या बॉन्डनेस हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं फ्लेविन एक कॉमन और एक फेमस विटामिन है जो हम मेडिसिन के तौर पर भी जो है वो लेते हैं। ये मल्टी विटामिन्स की जो आप टैबलेट्स लेते हैं तो इसमें भी फ्लेविन जो है वो हमें मिलता है। क्लियर है जी? ओके, आगे चलेंगे हम। कोएंजाइम, कोफैक्टर की तीसरी किस्म। ये जो कोफैक्टर्स हैं ये एंजाइम के साथ अटैच तो होते हैं लेकिन लूजली अटैचमेंट होती है। ठीक है जी, यानी कि इनकी अटैचमेंट जो है वो होती है, लूजली अटैचमेंट होती है, कुछ देर के लिए होती है या टाइटली बॉन्ड नहीं होते। एग्जाम्पल हमारे पास NAD, ठीक है, निकोटीन एडिनिन, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसकी आप कह लें एब्रीवेशन है या फुल फॉर्म है। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप्स और कुछ दूसरे विटामिन्स हैं जो कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। और तो मोस्टली ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आ जाता होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। तो इसमें फ़र्क यही है कि वो भी कोफैक्टर है, ये भी कोफैक्टर है, लेकिन प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होता है वो एंजाइम के साथ जो है वो स्ट्रोंगली अटैच हो जाता है। ठीक है जी, और ये वाला जो होता है कोएंजाइम, ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है। तो ये इनका डिफरेंस है और ये डिफरेंस ही अक्सर क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आ जाया करता है। तो आपने इनका डिफरेंस याद रखना है और साथ इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने याद करनी है। ओके जी, कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको एग्जांपल्स मिल रही हैं साथ साथ, तो इससे बात को समझना ज़रा ज़्यादा आसान हो गया है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। ये जो है ना जी, ये टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअली दोनों टर्म्स हैं और ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आया है पेपर में कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बताएं, और बहुत ही आसान सा डिफरेंस है। देखें, अगर एंजाइम अकेला हो, उसके साथ कोई कोफैक्टर नहीं लगा हुआ, कोई एक्टिवेटर नहीं है, कोई कोएंजाइम नहीं है, कोई प्रोस्टैटिक ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एंजाइम है, तो उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, यानी कि ये एंजाइम जो है ना जी, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है और अभी ये रिएक्शन नहीं कर रहा। तो जब एंजाइम रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, तो उस वक्त हम उससे कहेंगे एपो एंजाइम। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा? डेफिनेटली उसके पास कोफैक्टर नहीं है जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो अगर एक एंजाइम बगैर किसी कोफैक्टर के हो और वो नॉन रिएक्टिव फॉर्म में हो, इनएक्टिव फॉर्म में हो, तो उसको हम फिर बोलते हैं एपो एंजाइम। और दूसरी तरफ अगर एक एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाए, एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आ जाए, एंजाइम रिएक्टिव फॉर्म में आ जाए, एंजाइम अपना रिएक्शन स्टार्ट कर दे और एंजाइम के पास कोफैक्टर मौजूद हो, तो वो कोफैक्टर वो ये एक अलग बात है कि वो कोफैक्टर प्रोस्टैटिक ग्रुप भी हो सकता है, वो कोफैक्टर कोएंजाइम भी हो सकता है। लेकिन कोफैक्टर अगर उसके साथ अटैच हो, या इन अदर वर्ड्स उसके साथ एक्टिवेटर अटैच हो, जो एंजाइम को रिएक्शन की तरफ एक्टिवेट कर रहा हो और एंजाइम बिल्कुल रिएक्शन के लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाए, तो उसको हम फिर बोल देते हैं होलो एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स हैं जो आपने जो है वो याद रखनी है, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अक्सर जो है वो पेपर में ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। ओके जी, तो ये आप इस तस्वीर को देखें, तो इस तस्वीर के ज़रिए से आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में इंतहाई आसानी हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है कि अगर एंजाइम के पास कोई भी मौजूद ना हो,
यानी कि उसके वो अकेला पड़ा हुआ हो, खाली हो, उसके पास कोई को फैक्टर नहीं है, उसके पास कोई एंजाइम नहीं है, कोई प्रोस्टैटिक ग्रुप नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एपोएंजाइम। लेकिन दूसरी तरफ देखें जो सबसे ऊपर है कि एक एंजाइम के ऊपर अगर को फैक्टर या को एंजाइम या प्रोस्टैटिक ग्रुप आकर अटैच हो जाए तो उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। अब ये को फैक्टर और को एंजाइम आपको दिखाया गया है कि हो सकता है कि ये जो को फैक्टर है ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो को एंजाइम, और अगर वो स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाए उसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर ले तो फिर हम उसे प्रोस्टैटिक ग्रुप कहेंगे। तो बहुत मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से जो है वो देख लेना है जी। एंजाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है। देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंजाइम, तो उसमें आपने देखा था कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल से बाहर काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी तरह ही होगी, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा है उसमें एग्जांपल्स भी आपने पढ़ी थी कि जो जैसे ग्लाइकोलाइसिस एक रिएक्शन होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुविक एसिड, उसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। तो चूँकि ये रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है तो उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनको हम कहते हैं जी कि वो है इंट्रा सेलुलर एंजाइम। और दूसरी तरफ आपने एग्जांपल पढ़ी थी पेप्सिनोजेन की, जो हमारे स्टोमक के अंदर जो है वो काम करता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। तो ये एंजाइम चूँकि सेल से बाहर निकल के बॉडी कैविटी में काम कर रहा होता है तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। तो मेजर जो 2 टाइप्स हैं वो तो यही हैं, लेकिन हमने कुछ इसकी मज़ीद जो है वो टाइप्स बनाई हैं एट द बेस ऑफ देयर प्लेस ऑफ रिएक्शन, कि वो कहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम वही देखेंगे कि एंजाइम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो अगर हम सेलुलर लेवल पर बात करें तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ोल्व होते हैं या साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो सेल ऑर्गेनल्स के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि उस ऑर्गेनल का फंक्शन जो है वो इस तरह का होता है, तो वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो एंजाइम जो है वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। एग्जांपल्स के साथ बात समझ आ जाएगी। फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो क्लोरोप्लास्ट में होंगे, क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता ही क्लोरोप्लास्ट में है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो राइबोसोम के अंदर होंगे, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्टरीज हैं तो वो उन्होंने प्रोटीन बनाना है, तो राइबोसोम्स के अंदर जो एंजाइम होंगे, ठीक है, वो मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस से इन्वॉल्व होंगे वो राइबोसोम के अंदर होंगे। इसी तरह जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। और इसी तरह जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, तो इससे रिलेटेड जो एंजाइम्स होंगे वो सेल के साइटोप्लाज्म में होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा होता है ना जी, उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं वो उसके बिल्कुल करीब करीब होते हैं या उसके पास होते हैं, ठीक है। जैसे ये आप दूसरा पॉइंट देखें, दे आर प्रोड्यूस नियर टू, ये वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक होगी, दे आर प्रोड्यूस्ड नियर टू साइट वेयर दे रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, ये वहीं पर बनते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। तो एंजाइम्स वहीं पे तैयार होते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, उसके करीब तैयार हो जाते हैं या वहीं पर तैयार होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट है, इसका अपना डीएनए है, ठीक है जी, और माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए है। क्यों ये अपना डीएनए रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि इन्होंने जो केमिकल रिएक्शंस करने हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, उसके लिए इन्हें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं।
तो वो ये सेल पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये अपना डीएनए रखते हैं और ख़ुद अपने एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए यानी कि जहाँ पे इनकी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वहीं पर ये एंजाइम्स जो है वो मौजूद होते हैं, या उसके करीब तरीन इनको प्रिपेयर किया जाता है ताकि केमिकल रिएक्शन में इनकी अवेलेबिलिटी फौरी पॉसिबल हो सके। क्लियर हो गया जी। तो ये एक सवाल है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपने उन एग्जांपल्स को याद रखना है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है और उससे रिलेटेड एंजाइम कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये है मेजर जो आपने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे हम जी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो मेरा ख्याल है कि हम अपना आज का टॉपिक यहीं पर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एंजाइम का पढ़ा, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं। आपने सारी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आज हमने जो जो डेफिनेशंस पढ़ी उसमें हमने स्टूडेंट्स हमने उसमें एंजाइम्स पढ़े, सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ा, एक्टिव साइट के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हमने कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसके आगे टाइप्स, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, फिर हमने एपो एंजाइम और होलो एंजाइम का डिफरेंस देखा, और उसके बाद हमने देखा कि ये एंजाइम्स कहाँ पर होते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है और कौन कौन से रिएक्शन कहाँ पर होंगे और उसमें कैसे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक तो आज का हमारा शॉर्ट सा था, लेक्चर भी शॉर्ट है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने डियर स्टूडेंट्स ये सारी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो जाते जाते आपसे मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है लेक्चर के हवाले से रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं। पता नहीं अब उसकी क्या वजह है कि या तो आप लेक्चर सुनते नहीं हैं, और अगर सुनते हैं तो रिस्पॉन्स देने में कंजूसी करते हैं। रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, बताया करें कि लेक्चर आपको कैसा लगा है, आपको पसंद आया है, आपको मज़ा आया, आपको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, ताकि हमें चीज़ें क्लियर हों, पहली बात। और दूसरी बात, डियर स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ अटैच करवाएं, इस ग्रुप में ऐड करवाएं, ताकि मोस्टली लोग हमारे साथ अटैच हो सकें और वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको वाकई महसूस हो रहा है कि यार ये इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, तो फिर क्यों ना हम बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका हिस्सा बनाएं। ठीक हो गया। तो जाते जाते बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो वो लाजमी पूछा करें। ग्रुप की प्राइवेसी रात को जब ओपन की जाती है तो उसमें आप ग्रुप के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बस यही है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ। कल हम इंशाल्लाह करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।